हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं, गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, आज हम बात करेंगे डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे में, यानी कि पाँव की नली में क्लॉट जो बन जाता है, उसकी वजह से पाँव में जो सूजन आ जाती है, उस बीमारी के बारे में। ये टॉपिक एक अलग तरह का टॉपिक है। जो लोग इस बीमारी से सफ़र करते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉमन है ये प्रॉब्लम, ज़्यादातर लोगों को मैंने इस बारे में बात करते नहीं देखा, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये बीमारी होती है तो उस समय डॉक्टर्स को समझाना ये सब चीज़ों को मुश्किल पड़ता है। पेशेंट्स को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता, लॉन्ग टर्म कैसी प्रोग्नोसिस है, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की तकलीफ़ें आ सकती है, और इसमें जान का खतरा कब हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ कैसे एसोसिएटेड है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ी सी कॉमन बीमारी है जिससे बचा जा सकता है। जैसे लोगों को हार्ट अटैक आता है, लंग्स का अटैक आता है, ब्रेन का अटैक आता है, वैसे ही ये पाँव की नली में एक तरह से क्लॉट बन गया है। ऑब्वियसली पाँव का अटैक नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन एक पाँव की नली में क्लॉट बन जाता है, तो उसकी वजह से पाँव का ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, पाँव फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाता है। तो उस चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह से लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है और इसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ये बीमारी के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। टॉपिक काफ़ी अलग तरह का इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहेगा, इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई पेशेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में आप बता सकते हैं, हम उन्हें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे में। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस ज़्यादातर एक कॉमन बीमारी है जो कि जिसमें लोगों को दोनों में से एक पाँव में ज़्यादातर मिलता है कि पाँव की नली बुरी तरह से क्लॉट हो जाने की वजह से नली में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। इसकी वजह से पाँव फूल जाता है, सूजन आ जाते हैं, पेनफुल हो जाता है, और एक यूनिलैटरल स्वेलिंग का रीज़न है। ज़्यादातर हार्ट फेलियर, किडनी की बीमारियाँ, लिवर की बीमारियों में जो भी पानी भरता है पाँव में, वो दोनों पाँव में एक साथ भरता है, वो एक पाँव में नहीं भरता है। तो वो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस उस तरह से अलग है कि इसमें दोनों पाँव में एक साथ सूजन आती है। ज़्यादातर जो लोग को लंबे समय तक वो बेड रिडन है, कोई लकवा की वजह से, पैरालिसिस की वजह से, या कोई पाँव की बीमारियों की वजह से, कोई फ्रैक्चर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, रीसेंट सर्जरी की वजह से, प्रेगनेंसी के कारण से, जो भी कैंसर वगैरह से, जो भी कारण से लोग बेड रिडन है, बिस्तर पे पड़े हैं, चलना फिरना उनका बंद है, इवन हार्ट अटैक के बाद भी अगर लोग बिस्तर पर काफ़ी दिन तक पड़े रह जाएं तो उसकी वजह से पाँव की नलियों में क्लॉटिंग आने की बीमारियां हो जाती है। ये पाँव की नली में जो क्लॉट बन जाता है, अगर पाँव की नली से निकल के अगर वो लंग्स की नली में चला जाए हार्ट को क्रॉस करते हुए, तो लंग्स की नली को पूरी तरह से चोक कर सकता है। इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, और इसमें व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है। हमने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिस तरह से हार्ट अटैक आता है, जिस तरह से ब्रेन का अटैक आता है, उसी तरह से लंग्स का अटैक माना जा सकता है, और इसमें तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है अगर ये बड़ा एम्बोलिज्म है तो इस बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या क्या चीज़ों को करके इससे प्रिवेंट किया जा सकता है, और इसका कोई इलाज है या नहीं, उस बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें स्वेलिंग जो है वो ज़्यादातर पाँव में जो होती है वो एक पाँव में होती है, पेनफुल होती है, सडनली होती है, सडनली बढ़ जाती है, पाँव पूरी तरह सूज जाता है। दोनों पाँव में नहीं मिलती है, एज़ कम्पेयर हार्ट फेलियर और बाकी सब बीमारियों में दोनों पाँव में मिलती है। सेलुलाइटिस एक और बीमारी है जिसमें पाँव की एक तरफ ज़्यादा स्वेलिंग मिलेगा, सिवियरली पेनफुल होगा, उसमें स्किन भी ऐसी रेड हो जाएगी जैसे इसमें होती है। पर सेलुलाइटिस में ज़्यादातर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग नहीं होती, और दूसरा ये है कि कंपेरेटिवली पेन इसमें स्किन को टच करने से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्किन में एक इन्फेक्शन होता है। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस में कंपेरेटिवली जोर से दबाने पर ज़्यादा पेन होता है, और स्किन उतनी ज़्यादा रेड नहीं होती जितनी सेलुलाइटिस में होती है। पेनफुल कंपेरेटिवली सेलुलाइटिस की स्किन ज़्यादा होगी। पेशेंट को सेलुलाइटिस में फीवर वगैरह भी आ सकता है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेलुलाइटिस को, और हार्ट फेलियर के पाँव में जो स्वेलिंग होती है उसको हम डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के सिम्टम से कंपेयर कर सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए अगर किसी का पाँव में स्वेलिंग हो रहा है तो हम उसको इवैल्यूएशन कर सकते हैं, और उसमें अगर डॉपलर टेस्ट करते हैं, जो एक पाँव की सोनोग्राफी है जिसमें नलियों के क्लॉट को असेसमेंट करते हैं डॉपलर टेस्ट करके, तो उससे हम ऑलमोस्ट इसे कंफर्म कर सकते हैं कि पाँव की नलियों में कोई क्लॉट है या नहीं। ये इसका सिंगल मोस्ट कंक्लूसिव एविडेंस है। अगर डॉपलर की रिपोर्ट बहुत डाउटफुल आती है या श्योर नहीं होता है, डॉपलर में कंप्रेसिबिलिटी का टेस्ट होता है जिससे हम दबा के देखते हैं कि ब्लड का फ्लो, सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ है या नहीं। अगर डॉपलर की रिपोर्ट डाउटफुल आती है तो
सीटी स्कैन करके उसे कंफर्म कर सकते हैं। एक डी डाइमर बोल के ब्लड टेस्ट होता है जो ब्लड के क्लॉटिंग पैरामीटर्स को असेसमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो टेस्ट भी ज़्यादातर इसमें पॉजिटिव आता है तो उसे रूल आउट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। हालांकि डी डाइमर बहुत श्योर शॉट टेस्ट नहीं है, डॉपलर और सीटी में सबसे क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन डी डाइमर को भी करके इसको थोड़ा सा कंफर्म करने में हेल्प मिल सकती है। अगर ये क्लॉटिंग सिर्फ पाँव के लोकलाइज जोन में है तो इसमें इतना ज़्यादा जान का खतरा नहीं, उसमें व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर वो क्लॉट वहाँ से निकल के हार्ट के थ्रू लंग्स की नली में चला गया और वहाँ की नली को क्लॉट कर दिया है तो फिर जान का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको उस चीज़ से बचाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी व्यक्ति को डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो तो वो बेड रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चलना फिरना वो कर सकता है, लेकिन बहुत अग्रेसिवली वॉकिंग रनिंग ना करें, नहीं तो पाँव का क्लॉट निकल के एम्बोलाइज होने का चांस बढ़ जाता है। बहुत हेवी हैंड के साथ पाँव को मसाज नहीं करें, नहीं तो वो क्लॉट एम्बोलाइज हो सकता है। बहुत ज़्यादा पाँव को मोड़े वगैरह नहीं, पर हाँ बिल्कुल बेड रेस्ट पर रहे वैसा नहीं ज़रूरी है। चलना फिरना आदमी सब कर सकता है और बने जितना जल्दी खून पतला करने की दवाई डॉक्टर को दिखा के चालू करना ज़रूरी है, क्योंकि इस क्लॉट को डिसॉल्व होने में भी कई दिन लग जाते हैं। तो आप जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो क्लॉट बढ़ेगा नहीं। खून को जितना ज़्यादा इसमें पतला रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, और चलना फिरना ऑपरेशन के बाद जितना जल्दी चालू कर दे उतना अच्छा। कोई भी बीमारी से जिसकी वजह से आप बेड रिडन है, जिसकी वजह से आप बिस्तर पर आ गए हैं और चलना फिरना आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, उस चीज़ों से बचें। आप तुरंत ही चलना फिरना चालू करें, क्योंकि ऐसा करने से पाँव में नलियों में क्लॉट बनने का चांस कम हो जाता है। पाँव की नलियों में क्लॉट बनने का सबसे ज़्यादा चांस तब हो सकता है जब ब्लड कोई कारण से गाढ़ा हो जाए या व्यक्ति बेड रिडन हो जाए या चलना फिरना बंद कर दे, तो उससे ब्लड वहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाता है और उसमें क्लॉटिंग डेवलप हो सकती है। तो जितना जल्दी आप चलना फिरना चालू करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर चलना फिरना करेंगे तो क्लॉट बढ़ना भी कंपेरेटिवली कम होगा और पाँव की नलियों में उतना ब्लड का स्टैग्नेशन नहीं होगा। तो अगर थोड़ा माइनर डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है भी तो प्रोपोगेट नहीं करेगा। बहुत हैवी एक्सर्शन या क्लाइंबिंग वगैरह नहीं करें, नहीं तो क्लॉट थोड़ा सा एम्बोलाइज हो जाए तो थोड़ा खतरा हो सकता है। कभी कभार अगर पाँव बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए तो पाँव में थोड़ा इचिंग और पेन वगैरह भी हो सकता है, तो उसके लिए आप पेन किलर्स वगैरह ले सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो पाँव नलियों का क्लॉटिंग है वो पाँव की नलियों में ही ज़्यादातर होता है, पर कभी कभी लोगों को स्पेशल कंडीशंस में, खासकर कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को या किसी को कोई कीमोथेरेपी वगैरह का पोर्ट वगैरह हो, वैसे केसेस में दूसरी वेन्स में भी क्लॉटिंग हो सकती है। कभी पेट की नली में हो सकता है, कभी पोर्टल वेन में हो सकता है, कभी हाथ की नली में हो सकता है। हाथ की नली में अगर हो तो उसे पेजेस शॉर्टर डिजीज़ बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी लगभग सिमिलर ही होता है। लेकिन ये कभी कभार हाथ की नलियों में या कोई और नली में भी हो सकता है क्लॉटिंग। ज़्यादातर ये पाँव की नलियों में ही होता है जब पेशेंट बेड रिडन हो, और जो लोग को पोस्ट सर्जिकल क्लॉट या कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उनमें ज़्यादा देखने मिलता है, या जिनको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है कि ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा है, वैसे लोगों में देखने को मिलता है। ज़्यादातर जिन लोग को भी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस और सीवियर वेरिएंट है तो उनको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को मैनेज करने के लिए टैबलेट्स, माइल्ड क्लॉटिंग है तो डेफिनेटली टैबलेट्स वगैरह आप मैनेज कर सकते हो, पर अगर आपको इंजेक्टेबल थेरेपी देनी है यानी खून पतला करने वाले इंजेक्शंस देने हैं तो उससे आपको उसके लिए पेशेंट को भर्ती रखना पड़ता है। उसमें हार्ट अटैक में जो प्रयोग आने वाला इंजेक्शन है ज़्यादातर वही यूज़ किया जाता है। हार्ट अटैक में प्रयोग होने वाला इंजेक्शन जो स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज, रेटिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस जो यूज़ करते हैं, उसको धीरे धीरे करके इन्फ्यूजन में, साथ में हिपैरिन का इन्फ्यूजन भी कैथेटर डाल के क्लॉट में दिया जाता है धीरे धीरे करके, ताकि वो क्लॉट घुल जाए। अगर हम सिर्फ टैबलेट्स पर छोड़ देते हैं तो क्लॉट का डिजॉल्व होने का रेट कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेस को टैबलेट्स पे ही रखा जाता है। एडमिशन करके जो इंजेक्शन देने वाला थेरेपी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन ऑब्वियसली कॉस्टलियर भी होता है क्योंकि भर्ती करना पड़ता है, थोड़ा कम्बरसम भी होता है। जो टैबलेट्स हम देते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक पुराने जनरेशन के जो विटामिन के एंटागोनिस्ट होते हैं जिसमें वारफरिन और एसिट्रॉम आते हैं। ये टैबलेट्स जब भी आप लेते हो तो विटामिन के कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स को आप कंपेरेटिवली थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेरे चैनल पे एक फूड कंटेनिंग विटामिन के का एक टॉपिक है, वो आप चाहें तो देख लीजिएगा, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों में विटामिन के है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वारफरिन और एसिट्रॉम करके गोली जो चल रही है खून पतला करने के लिए, तो आपको इस फूड वाले जिसमें विटामिन के है उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है और हर महीने पीटीआईएनआर टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अगर आप न्यूअर एंटीकोएगुलेंट्स में जैसे डैबिगैट्रन, अपिक्साबैन, रिवेरोक्साबैन, ये सारे मेडिसिन पर आप हैं तो आपको खून पतला करने की टेस्ट करवाने की बार बार ज़रूरत नहीं है, और आपको विटामिन के कंटेनिंग जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अवॉइड करने का उतना ज़रूरत नहीं है। वो फूड प्रोडक्ट्स का इससे न्यूअर एंटीकोएगुलेंट से इतना इंट्रैक्शन नहीं होता। ज़्यादातर ये खून पतला करने की टैबलेट्स जो हैं, अगर
डीप वेनस थ्रोम्बोसिस किसी कारणवश हुआ है जिसे प्रोवोक्ड डीवीटी बोलते हैं, यानी आप बेड रिडन थे, कोई कैंसर है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर्जरी वगैरह की वजह से जो आप बेड पे आ गए उसकी वजह से हुआ है, रिस्क फैक्टर्स की वजह से हुआ है, तो वहाँ पे आपको 6 मंथ्स तक थेरेपी देने का रिकमेंडेड है। अगर अनप्रोवोक्ड डीवीटी है यानी बिना किसी कारण के हो गया है, सिर्फ ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ गई है या कोई कैंसर की वजह से बढ़ गया है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको एंटीकोगुलेशन कई बार लंबे समय तक देना पड़ता है, साल 2 साल भी देना पड़ता है। बहुत रेयर केसेस में जहाँ ब्लीडिंग टेंडेंसी कंटिन्यू रहती है या बार बार पेशेंट को डीवीटी होता है तो आपको लाइफ टाइम भी देना पड़ता है। पर ऑब्वियसली जितना लंबे टाइम तक आप देंगे उतना ब्लीडिंग का रिस्क भी कंपेरेटिवली बढ़ जाएगा। जो इंजेक्शन वाली थेरेपी की हमने बात की थी, वो इंजेक्शन वाली थेरेपी के लिए क्या है कि आपको पेशेंट को भर्ती रखना पड़ता है और कैथेटर को क्लॉट में डाल के कंटिन्यूसली इंजेक्शन देते रहते हैं। पर उसमें यह है कि ब्लीडिंग का चांस उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, 2 से 3 दिन तक कंटिन्यूस इंजेक्शन देते हैं। और कंपैरेटिवली स्टडीज़ ने शो किया है कि क्लॉट का घुलने का चांस उसमें 50 to 70% जैसा जाएगा। 100% सक्सेस नहीं होगा पर सक्सेस रेशियो 50 to 70% रहेगा। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ट्रीटमेंट करने के दौरान या इंजेक्शन देने के दौरान या टैबलेट्स भी देने के दौरान कभी भी वो क्लॉट एम्बोलाइज होके हार्ट के थ्रू लंग्स की नली में जा सकता है, एम्बोलिज्म कर सकता है जिसमें पेशेंट की तात्कालिक मृत्यु हो सकती है। तो वैसे केसेस में अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड रहे खासकर और इंजेक्शन से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा इवेंट घर पर जाने के बाद होता है तो थोड़ा सा मुश्किल करता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रिलेटेड से हमने एक और टॉपिक किया है, वो आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, तो वो आपको बेसिक आइडिया दे देगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है। ये क्लॉट को सर्जरी करके निकाला यूजली नहीं जा सकता, फिर भी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा क्लॉट बर्डन हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे कर रहा है तो कैथेटर डाल के वहाँ पे कुछ पोर्शन को क्लॉट को हम वैक्यूम एस्पिरेट करके निकाल देते हैं ताकि क्लॉट थोड़ा सा कम हो जाए और ब्लड का फ्लो थोड़ा चालू हो जाए। क्योंकि अगर क्लॉट पूरा लेयर बाय लेयर बन गया तो फिर वहाँ पे ब्लड जा ही नहीं पाएगा, तो इंजेक्शन भी असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर की लेयर पर ही इंजेक्शन टच करेगा, अंदर की लेयर में पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो कई बार क्या है कि हम उसको बलून से क्रश करके जितना पॉसिबल होता है क्लॉट को निकाल देते हैं और फिर इंजेक्शन को वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो उससे थोड़ा कंपेरेटिवली बेटर रिजल्ट्स आते हैं। फिर भी अगर किसी पेशेंट को खून पतला करने वाली दवाइयों का कॉन्ट्राइंडिकेशन है या किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली ब्लड थिनिंग मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं, तो वैसे पेशेंट को एक आईवीसी फिल्टर लगा दिया जाता है। कोई पेशेंट को अगर पहले एम्बोलिज्म भी हो चुका है और उसको अगर दोबारा एम्बोलिज्म होता है तो जान का खतरा है, वैसे लोगों को भी एक आईवीसी फिल्टर लगा दिया जाता है जिसमें ऊपर की बड़ी नस में एक छाता जैसा एक कैच करने के लिए डिवाइस लगा दिया जाता है 2-4 महीने के लिए, जब तक दवा से वो क्लॉट घुल ना जाए, ताकि अगर कोई नीचे से क्लॉट का टुकड़ा बड़ा सा निकले तो वो छाते में फंस जाए। और 2-4 महीने के बाद जब क्लॉट पूरा डिजोल्व हो जाता है तो हम उस छाते को गले की नस से एक ट्यूब वायर डाल के निकाल लेते हैं बाहर, ताकि उसको रिट्रीवल ऑफ आईवीसी फिल्टर बोलते हैं। तो उससे कंपेरेटिवली एम्बोलिज्म नहीं होगा पेशेंट को। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से व्यक्ति की जान नहीं जाती, लेकिन हाँ, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का क्लॉट अगर एम्बोलाइज हो गया और लंग्स में चला गया तो जान जा सकती है। तो इसलिए वो आईवीसी फिल्टर वैसे एक पेशेंट में जान बचाने में थोड़ी मदद करता है, मृत्यु होने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा कम हो जाता है। ज़्यादातर केस में टैबलेट्स पे ही पेशेंट को मैनेज किया जाता है। ये इंजेक्शन वाला थेरेपी जो है बहुत कम केसेस में दिया जाता है, और सर्जरी वाला थेरेपी, बड़ी सर्जरी करके क्लॉट को निकालना तो खैर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो बलून वाला भी जो प्रोसीजर है जिससे क्लॉट को हम क्रश करके निकाल सकते हैं, वो भी काफ़ी कम केसेस में किया जाता है। पर हाँ, अगर ज़रूरत हो तो किया जा सकता है ख़राब केसेस में, या जहाँ पे क्लॉट पूरा ऊपर की नस तक एक्सटेंड कर रहा है, पूरा आईवीसी तक एक्सटेंड कर रहा है, किडनी की नस तक भी इन्वॉल्व हो गया है, तो वहाँ पर आपको फिल्टर भी लगाना पड़ता है कई बार, और कई बार बलून क्रशिंग वाला काम भी ज़्यादा अग्रेसिवली करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हमने डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के बारे में बात की। ये एक थोड़ा सा अनयूजुअल टॉपिक है जो बहुत कॉमन नहीं है, जितना हार्ट अटैक होता है लोगों को उतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी पेशेंट में देखने को मिलता है। हमारे बिजी प्रैक्टिस में ऑन एन एवरेज महीने में 1-2 पेशेंट आते हैं जिनको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होता है। तो इस बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसके लिए मैंने आज के टॉपिक को लिया। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस वैसे तो एक कॉमन बीमारी है, लेकिन ज़्यादातर लोग को इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती। पब्लिक अगर जानना और समझना भी चाहती है तो पब्लिक हार्ट से रिलेटेड सिर्फ हार्ट अटैक को जानती है या स्ट्रोक को जानती है, ब्रेन से रिलेटेड, पर ये सारी बीमारियों के बारे में जनरल अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए आज के टॉपिक के थ्रू मैंने इस टॉपिक को डिस्कस करके इस बीमारी जो कि डेंजरस है, जानलेवा है, तो उस बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। थैंक यू।